जय हिंद साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने दांत पे बनाया था भाई, जो वीडियो था दांत पे बनाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अपने YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, दांत पे वीडियो बनाए मैंने। ठीक है, देख सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का कोशिका। ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, ठीक है, और इसको हम पार्ट में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका का भाई। ठीक है, तो करते हैं शुरू। देखिए भाई, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और जब हम इसको बायोलॉजी में अध्ययन करेंगे, जब इसको हम बायोलॉजी के अंदर देखते हैं तो कोशिका को बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो। ठीक है, और इसी के ही यानी कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में तो सेल बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन जब हम इसको बायोलॉजी चैप्टर में देखेंगे तो कोशिका का ही क्या नाम मिलेगा? साइटो मिलेगा। और इसी साइटो के अध्ययन को क्या बोलते हैं भी? साइटोलॉजी। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं कोशिका के जनक या खोजकर्ता। ठीक है, देखिए कोशिका की जनक या खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या है, वो माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा, तब इनको पता चला भी शरीर के अंदर और भी कुछ इकाइयां हैं जिससे हमारा शरीर बना है ना। तो इन्होंने जो खोज की थी ना, रॉबर्ट हुक ने, वो मृतक कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृतक कोशिका को बोलते हैं, नेफ्रोसिस भी बोलते हैं भी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भी कोशिका की खोज के जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक है। इन्होंने ही पहली बार कोशिका की खोज की। वो अलग बात है भी मृतक कोशिका की या जीवित की, लेकिन कोशिका तो कोशिका होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर बात करें पहली बार जीवित कोशिका की जो खोज है वो एंटोनियन लीवेनहॉक ने की थी भाई। ठीक है, यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? हॉक ने की थी। मृतक कोशिका की खोज किसने की थी? हुक ने की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? वो भी हुक ने की थी भाई, ध्यान रखना भी। ठीक है, और इन्होंने, हॉक ने क्या है, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी। ठीक है, आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है भी। ठीक है, तो ध्यान से एक दो बार वीडियो को देख लोगे ना, तो उम्मीद करूंगा भी आप कोशिका का जो ये कोशिका, ये कभी नहीं भूलोगे भी आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका की खोज आ गई है, मृतक कोशिका की खोज हो गई है, जीवित की हो गई है। अब एक कोशिका का सिद्धांत, क्या बात करेंगे? अब कोशिका के सिद्धांत की बात करेंगे। दो वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का था सोवान। पहला कौन था? स्लाइडेन और दूसरा था सेवॉन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था भी। इन्होंने बोला था जो हमारा शरीर है ये कोशिका से मिलकर बना है। ये जितना भी हमारा शरीर है, बॉडी है, ये सब कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और सुमान ने दिया था भाई। ठीक है, इन्होंने कहा था भी हमारा शरीर है ना वो पूरा का पूरा कोशिका से मिलकर बना है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब कोशिका क्या है, दो प्रकार से कोशिका को देखेंगे। एक तो देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे छोटी और सबसे बड़ी, और एक देखेंगे मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी। दो प्रकार से देखते हैं। पहले बात करें अपने दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करेंगे। ठीक है, दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसमें पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। दुनिया की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, दुनिया में। ठीक है, और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है भी। ठीक है, ये दुनिया की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, अब अपने बात करेंगे मानव में। ठीक है, मानव के अंदर, इंसानों में। ठीक है, मानव में सबसे जो छोटी कोशिका है वो शुक्राणु में पाई जाती है। मानव के, पुरुष मेल के किस में पाई जाती है? शुक्राणु में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी कोशिका है वो फीमेल के अंडाणु में पाई जाती है भी। ठीक है, ये जो चैप्टर है अंडाणु और शुक्राणु, ये अपने अलग से पढ़ेंगे भी। ठीक है, इसका ध्यान रखना भी, ये फीमेल में पाई जाती है भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी। ठीक है, बात समझ में आई? मानव की बात करें, मानव में सबसे छोटी कोशिका कहां पाई जाती है? मानव के शुक्राणु में। और सबसे बड़ी कोशिका कहां पाई जाती है? फीमेल के अंडाणु में। अब ये बात अलग है फीमेल में या मेल में, है तो दोनों मानव ही ना। तो मानव में अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाई जाती है, और सबसे छोटी कोशिका किसमें? शुक्राणु में। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भी, मानव में सबसे लंबी कोशिका, देखो भी किसी को, कई बच्चों को तो यही नहीं पता भी लंबी और बड़ी में अंतर क्या होता है। जैसे मेरा घर बहुत बड़ा है,
ठीक है। कुतुब मीनार लंबा है, वो लेंथ में लंबा है, ठीक है, और मेरा घर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं भी मानव में सबसे लंबी कोशिका कहां पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई, दिमाग के अंदर एक न्यूरॉन उसमें पाई जाती है भी, ठीक है, ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई। सबसे छोटी कोशिका मानव में कहां पाई जाती है? तो शुक्राणु में। सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु में पाई जाती है मानव में। और मानव में सबसे लंबी कोशिका हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है भी, ठीक है। कहां पाई जाती है? ब्रेन में, न्यूरॉन में पाई जाती है भी, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। अब देखो कोशिका, सॉरी, विभाजन रहित कोशिका, कोशिका विभाजन रहित, विभाजन का देखो, कोशिका का विभाजन का मतलब होता है, बस ऐसे नहीं भी अलग होगी टूट के, वो मतलब नहीं होता यहाँ कोशिका के विभाजन का। मान लो मेरी यहाँ कोई कोशिका, मैंने यहाँ थप्पड़ मारी, एक कोशिका मर गई, ठीक है। अब ये जगह खाली होगी जो कोशिका मर गई। अब क्या किया, इसके जो बगल वाली कोशिका है, जो साथ वाली कोशिका है, वो अपने को खुद को दो भागों में डिवाइड करेगी। एक तो वो खुद के स्थान पर रख लेगी, और जो अलग नई कोशिका बनी है वो उसको जो खाली स्थान है वहां पहुंचा देगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना भी, विभाजन रहित कोशिका, ये जो हमारी ब्रेन की न्यूरॉन के अंदर जो कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन ब्रेन के अंदर जो कोशिका पाई जाती है, इसका विभाजन नहीं होता। अगर इस पे एक बार चोट लगी ना, तो ये नई कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता भी। कई बार अपने चोट वगैरह लग जाती है ना, उस पर खून का धब्बा जम जाता है, उसके बाद में नीचे से क्या है, वो कोशिका इधर से आके उसको कमी पूरी करता रहता है और बाद में सही कर देता है ना, ध्यान रखना। तो हमारे जो शरीर, जो सिर के अंदर जो न्यूरॉन पाया जाता है, उसकी कोशिका है, उसका विभाजन नहीं होता, यानी नई कोशिका नहीं बनती। अगर एक बार टूट गई ना वो, तो खत्म। इसलिए ध्यान रखना, अगर मैंने जैसे सिर पे एक धीरे से मारा तो कोई बात नहीं, क्योंकि और जोर से मारा तो हड्डी टूट जाएगा। मैंने जोर से मारा ना, तो ये जो कोशिका दिमाग, जिसके मतलब दिमाग के अंदर चोट लग गई ना, तो वो कोशिका टूट जाएगी, मर जाएगी। अगर एक बार कोशिका मर गई तो उसका दोबारा विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भी साथियों, अगर आपसे पूछ ले भी कोशिका विभाजन रहित, यानी कहां कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो ध्यान रखना न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। और तेजी से विभाजन कहां होता है? लीवर में। अगर अपने लीवर पे कोई चोट लग जाती है या लीवर को काट देते हैं ना, तो वो क्या है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है। इधर से कोशिका आती है, इधर से आती है, वो करते करते उस जख्म को भर देती है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार लड़ाई लुड़ाई वगैरह हो जाती है, तो उसको बोले रुक रुक, एक मिनट रुक भाई, इधर चाकू मत मारना, यहाँ लीवर में मार, क्योंकि लीवर में कोई चीज लगती है वो जल्दी सही हो जाती है। अगर दिमाग पे एक बार चोट लग गई तो वो दोबारा सही नहीं होगी। इसीलिए हमारे को पुलिस वाले कहते हैं बेटा हेलमेट पहना करो, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरॉन पाया जाता है उसके अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। एक बार खिल गया ना, तो एक बार अगर डिलीट हो गया ना यहाँ से, तो कहानी खत्म। फिर सर्च करोगे नहीं तो भी कौन मिलोगा। ये वास्ते हमें हेलमेट पहनना जरूरी है, और पुलिस वाले भी यही सलाह देते हैं, ठीक है। कभी यहाँ कुछ और पहनने को बोलते, देखो ये भी तो अपने ही अंग है। यहाँ अपने को पुलिस वाले कभी कहते हैं ये जैकेट पहन के रखो बाइक चलाते वक्त, क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको पता है अगर यहाँ चोट लग गई तो कोशिका का विभाजन होगा, ये तो 10 दिन बाद सही हो सकती है। लेकिन अगर सर में एक बार चोट आ गई तो कहानी खत्म, ठीक है। देखो भाई, बात समझ में आई? तो आपसे प्रश्न पूछ ले भी, कौन सा अंग जिसे चोट लगने पर वह स्वतः ही ठीक कर लेता है, या क्षतिग्रस्त होने पर स्वतः ही उसे ठीक कर लेता है, तो वो है लीवर। कौन सा अंग जो एक बार क्षतिग्रस्त हो गया तो वो पुनः ठीक नहीं हो सकता? तो न्यूरॉन, क्योंकि यहाँ कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है। और हमारा जो शरीर है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर मैं यहाँ सुई मार के और कोई एक ऊपर चीज उठाऊंगा ना, मान लो सुई मारी और मैंने उठाया, तो यहाँ 10-12 कोशिका आ जाएगी एक सुई के ऊपर, ठीक है। इसलिए हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, ना कि छोटा अंग होता है भी, ठीक है, ध्यान रखना। अब अपने करते हैं कोशिका का मेन अध्ययन शुरू करते हैं, बताते हैं किस प्रकार से। देखो सुनो, जैसे अपने ईंट है, ठीक है, ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? दीवार, ठीक है। और दीवार को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक कमरा बनेगा। और एक कमरे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक घर बनेगा, है ना। ये नहीं भी ईंट के अंदर तो अपने मसाले वगैरह भी जरूरी है सर, वो भी तो होते हैं। अरे कोई देखो, अगर अपने नॉर्मल भी अगर ईंट से ईंट जोड़ के दीवार बना सकते हैं, बन सकती है ना, लेकिन ठीक है वो थोड़ा कमजोर बनेगा, लेकिन बन जाएगा, है ना, दीवार बन जाएगी। और दीवार को जोड़ के कमरा बनता है, और कमरे को जोड़ के ही घर बनता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर देखो, सबसे पहले कोशिका कोशिका को जोड़ा तो क्या बना? उत्तक। उत्तक से जुड़ के अंग, जैसे हाथ, पैर, जीभ, आंख,
कान, ये हमारे क्या अंग है, अंग बने, और अंग से ही जुड़कर क्या बना, हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया हो। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूं इसी पार्ट में। देखते हैं कोशिका के अंदर की चीज। अब अपने क्या है, एक कोशिका को उठाते हैं, शरीर की अपने एक कोशिका हमारी, अब उसको एक कोशिका को उठा के और यहाँ रखते हैं। ये देखो मैंने एक कोशिका निकाली भी, अपने शरीर से एक ही कोशिका निकाली। कोशिका तो हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं ये पूरे शरीर में, लेकिन अपने एक भाई छोटी सी कोशिका, क्योंकि हमारा पूरा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। ठीक है, कोशिका के अंदर दो चीजें आपने 10वीं में पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ी होगी। एक तो होती है कोशिका भित्ति, एक कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है, इसको मेम्ब्रियल बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना भी। ठीक है, ये जो कोशिका झिल्ली है ये पादप में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी, दोनों में पाई जाती है भी। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है, प्रोटीन का बना होता है। जो कोशिका अपने कोशिका झिल्ली है ये प्रोटीन की बनी होती है भी, ये ध्यान रखना। और कोशिका के सभी अंग है ना वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं। कोशिकाओं, एक कोशिका को जब हमने जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सी चीजें पाई जाएगी, वैक्यूम ट्यूब, गोल्ड यानी रसधानी, बहुत सी चीजें पाई जाएगी भी। कोशिका को अलग कौन करता है, दो भागों में डिवाइड कौन करता है, कोशिका में पानी कौन रखता है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन बनाने का काम कौन करता है, कोशिका को, एक ही कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, और इसके अंदर अगर कोई मतलब जैसे पानी वाला, वैक्यूम वाला मर जाता है तो उसको नष्ट कौन करता है। ये सब चीजें इस कोशिका में मिल जाएगी, अपने एक ही छोटे से के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली ये क्या है, किसमें पाई जाती है, ये पादपों में पाई जाती है। ये अंदर की जो परत होती है ना, ये व्हाइट व्हाइट वाली, ये जो अंदर की परत होती है इसे ही हम क्या बोलेंगे भी, जो अंदर वाली परत, अपने खाल उतारेंगे इसके नीचे एक व्हाइट व्हाइट परत होती है, वो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, जिल्द ये क्या होती है, एक तरह से थैली का काम करती है। क्या करती है, थैली का, ये थैली होती है इसकी। ठीक है, इसी के अंदर सारे कोशिका के जितने भी वो अंग होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक है, मान लो अपने सब्जी लेने जाते हैं दुकान से, तो वहां से अपने दुकान वाले को सब्जी लिया, टमाटर, आलू, 10 का धनिया, मिर्च वगैरह ली, अब क्या है उस थैली में भर लिया सारा। ठीक है, जिल्द आ गई ना ऊपर से, तो थैली में भर लिया। अगर अपने और ज्यादा सामान लेते हैं तो वो क्या, थैली फटने का डर रहता है ना, तो इसके लिए वो दुकानदार हमारे को क्या करता है, दो डबल थैली चढ़ा देता है। डबल थैली चढ़ा देता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, देखो कोशिका झिल्ली तो मतलब आपसे प्रश्न पूछे कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, तो पादपों में, यार पादप में पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। अगर बात करें कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति तो ये केवल किसमें पाई जाती है, ओनली प्लांट यानी पादप में ही पाई जाती है। गुरुजी मैं देख सकता, अरे बिल्कुल देख सकते हो आप। आपने कोई पेड़ देखा होगा, उस पेड़ के जो बाहर छिपटू सा छाल सी बनी होती है ना, वही कोशिका भित्ति होती है। ये जो झिल्ली होती है ना, ये हमारे जो त्वचा है या कोशिका को, जो झिल्ली होती है ना, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। उसी प्रकार से ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति होती है ना, ये क्या है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। देखो जंतु क्या होते हैं, जंतु जिसे अपने जातोर है, यानी जो चल फिर सकते हैं वो जंतु है। जो एक ही जगह पे यहाँ डुल हिल फिल बस कठिन ना जवाब है पादप। ठीक है, तो पादपों में कौन सी पाई जाती है, ओनली फॉर कोशिका भित्ति, यानी उस पे जो छिद्दू सा चढ़ा होता है वो कोशिका भित्ति होती है। देखो सेल वॉल बोलते हैं, मतलब दीवार। ठीक है, बाहर से सुरक्षा प्रदान, उनको बाहर से सुरक्षा की आवश्यकता होती है भी। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं तो इस प्रकार से क्या है, बाहर से सुरक्षा की क्या होती है, आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। और जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है भी। ठीक है, क्या करती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये पादपों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान। देखो सेलुलोज क्या होता है, जैसे हमारा जो भी पेड़ों से सामान बनता है वो सेलुलोज से बना होता है। जैसे मान लो रुपए ले लो, कॉपी पेन, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है। ठीक है, अब ये किसकी बनी हुई है भी, ये सेलुलोज की, क्योंकि पेड़ पौधों से बनी है। जो चीज पेड़ पौधों से बनी है उसे हम क्या बोलते हैं, जो चीज सेलुलोज, यानी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। मान लो आपसे प्रश्न पूछेंगे भी नोट किसके बने होते हैं,
तो तुरंत सेलुलोज पे क्लिक कर देना। सेलुलोज के जो कपड़ा होता है वो किससे बना होता है? जो रुई से, ऊनी कपड़ा होता है वो रुई से बनता है। तो सीधा क्लिक मार देना सेलुलोज, क्योंकि रुई है वो कपास से उत्पन्न होती है और कपास से ही क्या बनता है? कपड़ा। तो सेलुलोज किस मतलब जो कपड़ा है वो किससे बनता है? सेलुलोज से। कोई भी कागज की चीज बने या कोई भी पेड़ों से कुछ भी चीज बने पेड़ों से, वो किसकी बनी होती है? अभी सेलुलोज की बनी होती है। ये सुरक्षा प्रदान करती है। बाहर की जो छाल होती है उसी को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है अभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में मैं इसी चैप्टर में आपको और नेक्स्ट चलते हैं। इस कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमने कोशिका भित्ति यानी ये अपने कोशिका, एक कोशिका को उठाया, क्योंकि हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है, उसमें से हमने एक कोशिका उठाई और यहां रखी, इसको जूम कर दिया भाई, है ना। अब इसको जैसे जैसे जूम करें इसमें और भी तत्व मिलेंगे। अभी तो ये 3 चीजें मिली है ना, अभी और भी तत्व मिलेंगे। देखो भाई, हमने कोशिका भित्ति पढ़ दी, कोशिका भित्ति यानी बाहर की भींत पढ़ दी भाई, ठीक है। और कोशिका झिल्ली पढ़ दी, ठीक है, किससे बनी होती है, और कोशिका जो झिल्ली है वो किससे बनी होती है, सब पढ़ दिया। उसका काम क्या रहता है, सब पढ़ दिया। अब अपने इसको थोड़ा जूम किया तो इसके अंदर से एक चीज और निकल के आती है। उस चीज का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। इसकी जो खोज है वो अल्टमैन ने की थी भाई, ध्यान रखना। इसकी जो खोज है, कई बार खोजकर्ता पूछ लेता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की थी भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं भी ये करता क्या है, कोशिका के अंदर ये क्या कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैंने सांस लिया, अब ये सांस मेरे शरीर के अंदर गया। अब जो डीएनए है ना, ये मेरे सांस को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और सभी कोशिकाओं के अंदर क्या उपलब्ध रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? उपलब्ध रहता है। ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसको घुमाता है। ऑक्सीजन को पकड़ा और उसको क्या है, एक साइकिल के उसको घुमाता है, चक्कर से घुमाता है, ठीक है, चक्कर से घुमाता है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेब्स, यानी एक चक्कर से घुमाता है, जिसे बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्कर। इसकी खोज क्रेब्स ने की थी, इसीलिए उसी के नाम पर पड़ गया। और ये जब ये साइकिल की तरह ऑक्सीजन को घुमाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उससे क्या बनता है? एटीए बनता है। क्या बनता है? एटीए। और एटीए से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। सुनो, ये क्रेब्स चक्र है। देखो, हमने जैसे सांस लिया तो हमारा सांस गया शरीर में, और डीएनए क्या करता है? सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और कोशिका के प्रत्येक कोशिका, देखो यहाँ सभी जगह पाया जाता है, ठीक है, जहां जहां कोशिका पाई जाएगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे घुमाता है चक्कर की तरह, जिसे क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रेब्स चक्र क्या है? घूमता है तो क्या है? 38 एटीए मिलकर क्या बनाता है? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा, पावर मिलती है, ठीक है। जब कभी हमारे शरीर के अंदर कमी होती है ना ग्लूकोज की, तो वो इसी की कमी हो जाती है भी, ठीक है। वो डॉक्टर यही लगाता है हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, यानी मिठास की कमी हो जाती है भी, ठीक है। तो ध्यान रखना। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये अंदर की दीवार है ना, अंदर की दीवार, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, अंदर की दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखना, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है भी। ऑक्सीजन श्वसन का काम करता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर, ठीक है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज बनाने का काम कौन करता है? तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्रेब्स चक्र, ठीक है। इससे चलने से क्या बनता है? 38 एटीपी बनती है, जिससे मिलकर क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। हमारे शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ा ध्यान रखना भी, ठीक है। यहां से इतने ही प्रश्न बनते हैं भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भी। देखो भाई, नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? परिवहन का कार्य करता है। देखो, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहां होगी? जीभ में होगी। जैसे कोई धावक है, वो दौड़ता है तो उसको उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहां होगी? पैरों में होगी। और जो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं उनको हाथों में होगी, है ना। जो जैसा काम कर रहा है, जिस अंग पे अपने जोर पड़ रहा है, उसी अंग को क्या है? ज्यादा ऑक्सीजन, अपने पावर की जरूरत होती है ना। उसी प्रकार से देखो भी,
अब ये मेरी पूरी बॉडी है, इसके अंदर क्या है, ऊर्जा, यानी सभी के अंदर क्या पाया जाता है, पूरे शरीर में माइक्रोकांड्रिया, क्योंकि जहां कोशिका, देखो पूरा शरीर मेरा कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो सभी जगह माइट्रोकांड्रिया भी पाया जाता है ना, माइट्रोकांड्रिया भी पाया जाता है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। पैर देखो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा बनेगी, ठीक है। और मुझे ऊर्जा, अब इस वक्त मुझे ऊर्जा की कहां जरूरत है, जीभ में, कहां जरूरत है, जीभ में। तो क्या है, अभी पैरों में तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है ये गोल्जी बॉडी, क्या करता है, यहां से ऊर्जा उठाएगा और ये ऊर्जा मेरी कहां लाकर दे देगा, मेरे को जीभ में, ठीक है। अगर जैसे मेरी जीभ में मैं चुपचाप बैठा हूं, तो मेरी जीभ में जितनी ऊर्जा बनी, मैंने पढ़ाया, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते जैसे जैसे इसकी ऊर्जा खत्म होगी, तो फिर मैं ऐसे लग जाऊंगा, ऐसे मतलब लास्ट में ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा खत्म होगी, है ना। लेकिन ये जो बंदा है, कौन है, गोल्जी बॉडी, इसकी खोज ही गोल्जी बॉडी ने की थी, इसी के नाम पर, कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये हमारे शरीर के अंदर परिवहन का काम करता है। जहां ऊर्जा की जरूरत नहीं है वहां से ऊर्जा उठाता है, और जहां ऊर्जा की जरूरत है वहां दे देता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, जब हम थकते हैं तो हमने कभी ऐसा कहा है, यार मेरा ये गोडा थक गया यार, इसको 10 मिनट रेस्ट है, नहीं यार मेरा ये हाथ थक गया, बाकी तो सब बॉडी ठीक है, नहीं यार मेरा कमर थक गया, बाकी बॉडी, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि थकते हैं तब हम पूरा शरीर थकता है। क्यों थकता है, क्योंकि जो ये बंदा अपने शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर जो ये गोल्जी बॉडी पाया जाता है ना, ये परिवहन का काम करता है। जहां ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है वहां तक ऊर्जा पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा पूरा का पूरा शरीर थकता है, एक पार्ट नहीं थकता है, ठीक है, ध्यान रखना भी। तो सीधा पूछ ले, गोल्जी बॉडी का शरीर में क्या काम है, तो परिवहन का काम करता है। ऊर्जा, ये जहां ऊर्जा की कमी है, वहां जहां ऊर्जा की जरूरत नहीं वहां से उठाता है, और जहां कमी है वहां हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी पूरी करता है, ठीक है। ऊर्जा तो ये बनाता है, लेकिन कमी पूरी ये मतलब परिवहन का काम करता है, ले जाने लेने का, है ना। अब एक आता है हमारे शरीर में वैक्यूल्स, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी, और इसका मतलब होता है जल संग्रह। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर रसधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रसधानी। तो ये क्या करता है, पानी इकट्ठा करके रखता है। हमारे शरीर के अंदर 65% पानी है भी। कितना परसेंट, 65, यानी एक बंदा 100 किलो का है, तो उसके अंदर 65 किलो पानी, पेट के अंदर 65 किलो पानी, ये कैसे संभव है। अरे पेट के अंदर नहीं, पेट के अंदर तो 1-2 लीटर पानी रहता है, बाकी हमारा जो सारा पानी है वो हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर एक ये जो रसधानी होता है इसके अंदर इकट्ठा किया रहता है। क्या है, इकट्ठा किया रहता है। और अगर इसके अंदर 2% ही पानी की कमी आ जाए, इसके अंदर 2% कमी आ जाती है, तो हमें बहुत ज्यादा प्यास लगने लग जाती है। अगर 10% कमी आ गई तो हमारी मृत्यु हो जाती है। हमारा पसीना वगैरह होता है ना, वो यहीं से निकलता है बाहर, ठीक है। इसीलिए हमारे को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, पानी की, तो ध्यान रखना भी, ठीक है। रसधानी का क्या काम होता है, ये पानी को इकट्ठा करता है। इसलिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, जहां जहां कोशिका है वहां वहां रसधानी है, ये पानी को इकट्ठा करके रखता है भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कोशिका के अंदर पानी संग्रहण का कार्य कौन करता है, तो रसधानी पानी संग्रहण का क्या करती है, कार्य करती है भी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भी शरीर के अंदर परिवहन का, कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखना भी गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। शरीर के अंदर ऊर्जा कौन बनाता है, तो शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम है श्वसन से क्या है, एक चक्कर चलता है, क्रेब्स चक्कर चलता है, और क्रेब्स चक्कर में इसकी खोज की थी। तो ये क्रेब्स चलता है ना, चक्कर चलता है, इसके से हमारे क्या है 38 की क्या 38 ये क्रेब्स चक्कर चलता है, तो 38 मिलकर क्या बनाते हैं भी, एक ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे हमारे को शरीर, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ऊर्जा, पावर मिलती है भाई, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट, इसका मतलब नेक्स्ट करवाता हूँ, और इसको जूम करते हैं, इसके अंदर और क्या क्या है।
टॉपिक अपने ये रसधानी भी पढ़ ली, गोल्जी बॉडी और ये माइक्रोकांड्रिया पढ़ ली। अब अपने पढ़ते हैं ये 6 नंबर अपने, ठीक है, तारककाय, या इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रोसोम और हिंदी में बोलते हैं तारककाय, ठीक है। इसकी खोज की थी बोबरी नामक एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। कई बार वैज्ञानिक का पूछ लेते हैं, बाकी ज्यादा चिंता मत करना भी, ठीक है। तो ये इसका कार्य क्या होता है, ये जो होता है ना तारककाय सेंट्रोसोम, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कोशिका विभाजन। कई बार ना अपने सोचते हैं कोशिका विभाजन का मतलब होता है टूट के बिखर जाता है, लेकिन कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका, जैसे मैंने यहाँ मारा तो यहाँ कुछ एक कोशिका बहुत सारी मर जाती है, ठीक है, जैसे एक कोशिका मर गई यहाँ, ठीक है, मर गई ना एक कोशिका। अब क्या है, वो स्थान खाली हो गया, खाली हो गया तो क्या है, बगल वाली कोशिका क्या करती है, 2 टुकड़ों में विभाजन होती है। 2 टुकड़ों में मतलब ये नहीं खत्म हो जाती है, नहीं, वो एक तो खुद मतलब 2 टुकड़ों में अपने ही जैसा एक और कोशिका को अपने ही जैसी एक और कोशिका का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन यानी पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण का काम करती है। जो कोशिका की एक तो स्वयं वहीं रह जाती है और दूसरी जहां खाली जगह होती है वहां चली जाती है, तो वो कोशिका की कमी पूरी हो जाती है ना, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। ये जो होता है ना सेंट्रोसोम, ये क्या है, इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब क्या है, कोशिका को 2 भागों में विभाजित करना, उस एक कोशिका वैसी की वैसी एक और नई कोशिका बनाना, ठीक है। और ध्यान रखना भी सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होता है भी, लीवर के अंदर। हमारा ये जो लीवर होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। अगर यहाँ चोट लग जाएगी ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी भी, ठीक है। कोशिका विभाजन नहीं होता है तो न्यूरॉन में मैंने बताया था, ब्रेन के अंदर जो होता है ना उसके अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होता। इसी कारण हमारे सिर में एक बार चोट लग जाती है तो वो जल्दी सही नहीं होती है। देखो, अगर मान लो कोशिका का विभाजन बहुत तेज मात्रा में हुआ, बहुत ज्यादा अगर कोशिका का विभाजन हो गया, उसी को ही हम कैंसर कहते हैं भी, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ये ऊपर वाला समझ गए होंगे सेंट्रोसोम। अब देखते हैं दूसरा, आगे का टॉपिक देखते हैं भी। आगे का जो 7 नंबर है, अतः प्रदत्त जालिका। अतः प्रदत्त जालिका यानी अंग्रेजी में बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये जो कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। जैसे हम मकान वगैरह बनाते हैं ना तो उसके अंदर पिलर वगैरह रखते हैं ना ताकि घर पिचके नहीं, है ना, तो ये कोशिका के अंदर क्या है, जाली का काम करता है। इसको इस प्रकार से जाली का काम करता है भी, ठीक है, ताकि कोशिका पिचके नहीं भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आंतरिक कंकाल का काम करता है, जाली का काम करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, मतलब आंतरिक सहायता प्रदान करता है भी, ठीक है। अब देखो भी, जो ये इसको मैं शॉर्ट नाम लूंगा ER, सीधा ही नाम ले लो, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैं शॉर्ट नाम ER, सीधा ER बोल देता हूं, क्या ER, ठीक है। अब देखो ER क्या है, 2 प्रकार का है, तो कोशिका के अंदर ही, लेकिन ये 2 प्रकार का होता है, खुद के ही 2 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। एक तो होता है स्मूथ, एक होता है रफ। एक होता है स्मूथ यानी देखो प्लेन वाला जो इलाका है ये तो होता है स्मूथ यानी एकदम साफ, और दूसरा होता है ये रफ एरिया, इसके अंदर क्या है, बिंदु से लगे होते हैं ना, तो ये रफ होता है, ठीक है। अब देखो ये जो सफेद सफेद जो दिखाई दे रहा है एकदम प्लेन, इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, एकदम तेल जिसे चर्बी बोलते हैं, चर्बी का, ठीक है। स्मूथ ER किसका निर्माण करता है भाई, वसा का, जिसे तेल होता है ना एकदम चर्बी चर्बी, उसका निर्माण कौन करता है, तो स्मूथ ER, ठीक है। स्मूथ ER क्या काम करता है भी, वसा का निर्माण करता है, ठीक है। और जो दूसरा साइड जिसे रफ ER बोलते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अपने ये बात दिखने में तो ऐसे लगता है भी जैसे प्रोटीन, आपसे पूछेगा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो ये बात मतलब अपने को देखने में ठीक लगे, प्रोटीन का निर्माण रफ ER करता है, लेकिन ये बात आधी बात सत्य है। कैसे, आप ये जो देख रहे हो ना रफ साइड एरिया, इसके अंदर जो ये डॉट डॉट बने हुए ना, ये राइबोसोम होता है। क्या होता है भी, राइबोसोम। ये जो बिंदु बने होते हैं ना रफ साइड में, जो ये बिंदु बने होते हैं इसे बोलते हैं राइबोसोम। तो ध्यान रखना, रफ साइड के अंदर जो बिंदु है ना जिसे राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ना कि ये रफ साइड, ये जो रफ है ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। हाँ, ये रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण होता है, ना कि ये रफ इस प्रोटीन का निर्माण करता है भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया हो, ठीक है। फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अपने समझते हैं राइबोसोम। क्या समझते हैं भाई, राइबोसोम। राइबोसोम के जो राइबोसोम की खोज है वो प्लांडे ने किया था भाई, ठीक है, ध्यान रखना भाई। राइबोसोम ने की खोज किसने की थी, प्लांडे ने किया था। इसका काम क्या होता है,
प्रोटीन निर्माण का। मैंने आपको पीछे बताया था ना ईआर, है ना, तो ईआर के अंदर दो पार्ट, ईआर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है राइट और एक होता है लेफ्ट साइड, यानी एक जो होता है, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है रफ साइड, एक प्लेन है और रफ। प्लेन साइड होती है ना, जो प्लेन साइड होती है इस प्रकार से, इस प्रकार जो प्लेन साइड होती है वो तो वसा का निर्माण करती है, और जो रफ साइड होती है वो क्या करती है भाई, प्रोटीन का निर्माण करती है। लेकिन प्रोटीन का निर्माण रफ साइड से होता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण रफ नहीं साइड नहीं करता है भाई, रफ साइड से होता है लेकिन वो नहीं करता, रफ प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। इसके अंदर जो डॉट डॉट बने होते हैं ना, ये क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखो भैया, जो राइबोसोम होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाए, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है ये दो भागों में, इसके दो पार्ट है, क्या है, दो पार्ट है, सेडिमेंटेशन कोफिशियस, ठीक है, ये नाम है इसका। ठीक है, तो दो भाग है भी इसके। ठीक है, एक तो 70S, एक है 80S। इसमें देखो 70S क्या है, छोटा होता है, जिसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जो बड़ा होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, अब देखो बड़ा आकार में बड़ा नहीं है, इसको बड़ा समझने के लिए इसको बड़ा और छोटा अगर इसको देखना है तो क्या है, एक तरल पदार्थ लिया, एक लिक्विड लिया जाता है, उसके ऊपर क्या है, दोनों को छोड़ दिया जाता है। अब जैसे जो सबसे नीचे चला गया वो बड़ा है और जो सबसे ऊपर रह गया वो क्या है, छोटा है भी। ठीक है, देखो भी अगर सिंपल भाषा में समझो, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसे वो क्या होता है, बड़ा होता है, यूकैरियोटिक होता है। जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसका चैप्टर अलग है, अब नेक्स्ट चैप्टर होगा इसी का ही, इसको ना पूरी डिटेल से समझाऊंगा भी ये क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद में आता है केंद्रक। क्या आता है, केंद्रक। जो केंद्रक है इसको बोलते हैं, ये केंद्रक है भाई। ठीक है, तो इसके बाद में 9 नंबर चैप्टर कौन सा, ये इस कोशिका का 9वां भाग कौन सा है, केंद्रक। कौन सा, केंद्रक। न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब देखो भाई ये इसके अंदर इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या है, इस सारे इस जो कोशिका के अंदर जितने भी है ना, ये माइक्रोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूम ट्यूब, ये जितने भी है, ठीक है, सेंट्रल ईआर और ये राइबोसोम, इन सभी को क्या है, इस पर नजर रखता है, ये प्रधान होता है। जिस प्रकार से घर के अंदर जो लाइट आती है उसका एक होता है ना फ्यूज, तो ये फ्यूज का काम करता है, ये बिल्कुल सेंटर होता है, ये सबको काम करता है। तू प्रोटीन बना, जैसे इसको बोलेगा तू ऑक्सीजन बना, इसको गोल्जी बॉडी कहेगा तू अपना काम सही कर, इसको बोलेगा ईआर को बोलेगा अरे भाई तेरे कंकाल वगैरह सही है क्या सारे। ठीक है, राइबोसोम को बोलेगा भाई तू प्रोटीन का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और पानी वाले को कहेगा भाई तेरे को टाइम पे तू पानी रख रहा है या कम हो रहा है, सभी पे नजर रखता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं भी, केंद्रक। ठीक है, इसका इसीलिए ये सभी पर नजर रखता है, सभी पर कंट्रोल रखता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना केंद्र को क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या और क्या काम करता है, नियंत्रण का काम करता है सभी पर। ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है ऑक्सीजन बना, ठीक है, गोल्जी बॉडी को परिवहन का काम सही कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सभी को, रसधानी को बोलेगा भाई तेरे पास पानी इकट्ठा कर रहा है कि नहीं, सब पूरे सभी पर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्र को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं, ध्यान रखना भी। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स और डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब इसमें पाया जाता है। इसका अलग चैप्टर आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी। ठीक है, अगर बात करें भी इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना भी 80% तो इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और 10% डीएनए पाया जाता है, और 10% क्या है, अन्य चीजें पाई जाती है भी। ठीक है, अन्य जो भी इसके अंदर प्रोटीन के जो भी अंग है वो अन्य अंग पाए जाते हैं। बाकी 80% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और 10% क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करवाते हैं। तो अब अपना 10 नंबर जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। 10 नंबर टॉपिक क्या है, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम की जो खोज है
वो डी डुबे ने की थी भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है भाई। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये देखो भी, ये कोशिका के अंदर ही है। जैसे जैसे अपने इसको जूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, और भी तत्व निकल के आएंगे भी, ठीक है। लेकिन लास्ट अब क्या कौन सा रह गया भी अपने, लाइसोसोम। और कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका का, वो होता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है। ये थोड़ी बात ध्यान रखना भी, ठीक है। अब देखो भी, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, कोशिका पाचन का काम। सर कैसे कोशिका पाचन का काम करता है, देखो भाई, मान लो ये माइक्रोकांड्रिया है, ठीक है। ये माइक्रोकांड्रिया ये बोलेगा कि भाई साहब अब मेरे से तो मैं तो कोई काम नहीं करने वाला, मैं ऑक्सीजन कुछ भी नहीं बनाने वाला, अपनी सीधी सी बात है। ये गोल्जी बॉडी कहेगा मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कहीं सामान थक जाता हूँ भाई, सामान ले आने जाने में मेरे को कोई मतलब नहीं है। और ये वैक्यूम बोलेगा, रसदानी बोलेगी मुझे पानी रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं रखता, है ना। अगर कोई तत्व इनमें से जो ये है ना माइक्रोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, रसदानी, सेंट्रोसोम, केंद्र, इस केंद्र को छोड़ के ये राइबोसोम, ये सारे जो तत्व है ना कोशिका के अंदर जो अंग है, अगर इनमें से कोई अंग काम नहीं करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं मैं काम नहीं, मेरे से तो काम नहीं होता भाई, सीधी सी बात है। ये कहेगा लाइसोसोम, अच्छा ये बात तेरे से काम नहीं होगा, ठीक है। इसको कहेगा इधर बात सुन, इधर कान में बात कहता हूं। अब क्या है, माइक्रोकांड्रिया का लाइसोसोम पकड़ेगा और पकड़ के उसके अंदर क्या छोड़ देगा, जल अपघटक एंजाइम छोड़ देगा। जैसे ही उसके अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया में जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा, ये जलकर राख एकदम खत्म हो जाएगा, ये जलकर, ठीक है, जलकर खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है, ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है, ये जो सारे अंग है ना, जितने भी कोशिका के अंदर जितने भी सारे अंग हैं, ये कहते हैं भाई साहब, ये जो माइक्रोकांड्रिया कहेगा मेरे से कोई काम नहीं होता, गोल्जी बॉडी कहेगा मेरे से कोई काम नहीं होता, रसदानी कहेगा मैं पानी नहीं इकट्ठा करूंगा, ये सेंट्रोसोम कहेगा मेरे से तो कोई विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता, और ईआर कहेगा भाई अपने से कंकाल कुंकुल का कोई काम नहीं होता, भी सीधी सी बात है, थक जाता हूँ। और ये राइबोसोम बोलेगा भाई मैं कोई प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे सारे नारे लगा देते हैं। लाइसोसोम कहेगा अच्छा ये बात है, इनकलाब जिंदाबाद। तो लाइसोसोम क्या खुद को ही फाड़ लेता है, और खुद को फाड़ता है तो ये सारे जलकर क्या हो जाते हैं, राख। पूरा शरीर नहीं हमारा राख होता है, जहां जिस कोशिका के अंदर ये जो लाइसोसोम है ये फटा है, वो पूरा जलकर क्या हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है, ठीक है। फिर साइड से कोशिका क्या है, थोड़ा थोड़ा अपना छिटकारे देती रहती है, और फिर नया वहां जाके कोई तत्व निर्माण होता है, ठीक है। फिर वहां नया लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब दोबारा निर्माण होता है। वहां कई बार अपने फुंसी वगैरह हो जाती है ना, तो ये समझ लेना भी वहां का लाइसोसोम क्या है, फट चुका है, ठीक है, बात समझ में आई। और ये जितने भी सारे अंग है ना, ये इसके लाइसोसोम के डर से ही काम करते हैं। और ये न्यूक्लियस को ये बोलता रहता है भाई ध्यान रखना, अगर कोई काम ना करे तो मेरे को बोलना, ठीक है। अगर कोई भी अंग काम नहीं करता है तो उसे ये पकड़ता है और तुरंत उसे गड़ा देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आई। अब ये खुद को ही फाड़ लेता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। अगर आपसे पूछ ले कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी। अब देखो भाई, कई बार क्या होता है, अब कई बार इतनी जोर से अपने मारते हैं जिसके कारण लाइसोसोम ही खुद ही मर जाता है। अभी खुद मर जाता है तो क्या होता है बताओ। कई बार अपने जैसे कोरोना में, या कई बार भागते हैं किसी के घर में चले जाते हैं, फिर वो लठ से मारता ना 3-4, यहाँ जैसे लठ पड़ गया, तो यहाँ जैसे लठ पड़ता है तो यहाँ से जगह क्या होता है, एकदम काली काली सी हो जाती है, तो वहां का लाइसोसोम ही मर जाता है। अब क्या करे भाई, अब जैसे ही लाइसोसोम मरता है, अपने जाके दिखाते हैं भी ये देखो यार मेरे को बहुत बुरी तरह मारा है ना, अब क्या होगा। तो डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, इस पे थोड़ा गर्म कपड़ा लगाना, और गर्म कपड़ा लगाओगे तो सही हो जाएगा। अब अपने जैसे ही गर्म कपड़ा लगाएंगे ना, तो साइड की कोशिका उठेगी, और यहाँ क्या हादसा हो गया है, यहाँ क्या हादसा हो गया। फिर वो क्या है, अपने वाली कोशिका में से थोड़ी थोड़ी कोशिका
इसको देगी, जहां से करिया हुआ पूरा पूरा काला हो गया ना, उसको थोड़ा थोड़ा छिटकेगी, अपनी तरफ देखेगी भी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ नहीं है, फिर अपने वाले में से काट काट के थोड़ा थोड़ा उनको देती रहेगी, और थोड़े दिनों बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भी शरीर के अंदर जो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, आरबीसी के अंदर क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और आपको ये भी पता है कि ये आरबीसी की जो जीवन काल है वो कितने दिन का है, 120 दिन का क्या है इसका जीवन काल है, 120 ही दिन का जीवन काल है इसका, उसके बाद में रक्त मर जाता है। अब लाइसोसोम तो है नहीं, अगर लाइसोसोम होता तो उस रक्त को गला देता है ना। अब क्या करें बताओ, जब लाइसोसोम ही नहीं है तो वो क्या करेगा भाई बताओ, तो ये आरबीसी क्या करती है, जो ये आरबीसी है ये सीधा कहां चला जाता है, पीला या जिसे तिल्ली बोलते हैं उसके अंदर चला जाता है, सीधा ही तिल्ली में चला गया। तिल्ली में जाने के बाद में वहां क्या है, इस खत्म कर देता है, ये खून को, जो मरा हुआ खून है उसको खत्म कर देता है। इसी कारण पीला या तिल्ली को आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो पीला या तिल्ली को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्र। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसके बाद में खून मर जाता है। जैसे खून मरता है अपने शरीर में वैसे भी चेंजिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो देखो भाई, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ ले भी कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना भी लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं भी। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, इसकी खोज की थी डी दुबे ने की थी भाई, ये बात ध्यान रखना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, इसके अंदर जो पानी भरा होता है उसको अपने देख लेते हैं। देखिए साथियों, अब जो अपना तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है साथियों जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भी, प्रोटोप्लाज्म। देखो भी प्रोटोप्लाज्म है, इसका जो नामकरण है वो पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था भाई। ठीक है, और इसके अंदर क्या है 80% जल भरा होता है। कितने परसेंट, 80% जल। अब इसमें क्या है, दो भागों में इसे बंटा होता है। कितने भागों में, दो भागों में। दो भागों में कैसे, एक तो होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है कोशिका एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा भी केंद्रिका द्रव्य। सुनो भी कैसे, जैसे हम कोई भी बैग वगैरह लेते हैं, उसके अंदर चम्मच डाल दिया, कांच वाला गिलास डाल दिया और सारा डंगा भर दिया। अब अपन उसको लेके भागेंगे, जैसे भागेंगे तो ठन 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 होगा ना, है ना, मतलब फूट जाए, कांच वाला गिलास वैसे फूट जाएगा, है ना। इसलिए अगर उसको नुकसान ना हो, उन वस्तुओं को नुकसान ना हो, तो अपने क्या करेंगे, बीच बीच में कुछ भर देंगे, फोम वगैरह, ताकि वो जैसे अपने भागेंगे तो वो आपस में टकराए ना, और टकराएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे। भिड़ने से क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, फूट जाएंगे ना। उसी प्रकार से क्या है, ये जो सारी कोशिका है, जितने भी कोशिका के जितने भी अंग है, कोशिका के जितने भी अंग है, इन अंगों के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल। तो जल दो प्रकार से भरा हुआ है, एक तो केंद्रक में जल अलग भरा होता है, और जो केंद्रक के बाहर जो कोशिकाएं और भी है वहां जल अलग भरा होता है। ठीक है, अब देखो जो केंद्रक के अंदर जल भरा होता है, ये देखो न्यूक्लियस के अंदर जो जल भरा होता है उसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य, यानी इंग्लिश में बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य, न्यूक्लियस प्लाज्मा, न्यूक्लियस प्लाज्मा। ठीक है, अगर यही जल मतलब केंद्र के बाहर की कोशिकाओं में भरा हुआ है तो कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। और इंग्लिश में आपको मैंने बताया था अभी, अगर अपने बायोलॉजी में कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका को क्या बोलेंगे, साइटो। तो साइटो और कोशिका को क्या बोलेंगे, साइटो, और द्रव्य को बोलेंगे प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो इस ध्यान रखना भी, अगर कोशिका के बाहर जल भरा हुआ है तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और अगर कोशिका के अंदर जल भरा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस प्लाज्म। ठीक है, बात समझ में आई। और अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आई। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, ये जो जल है ना, ये जल जो भरा होता है इसके अंदर, अगर इसमें 1% की कमी आई तो अपने को प्यास लगनी शुरू हो जाएगी। अगर 10% की कमी आई तो अपनी मृत्यु निश्चित है भी। ठीक है,
बात समझ में आई। और बाकी कोशिका का जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए क्या है इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। इसके अंदर डीएनए, आरएनए और भी कई सारी चीजें अपने इसमें पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो भी कमेंट करके बताना, अगर आया हो तो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल के टीचर हैं और कई बार मन होता है भी साइंस पढ़ी हुई है तो सोचते हैं भी यार एक बार पढ़ा के देखें, क्या पता समझ आ जाए भी, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।